हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पीवाईक्यू सीरीज का। पहले ऑलरेडी हम 3 क्लास कर चुके हैं, तो पहले आपको क्या करना है, क्लास 4 देखने से पहले 3 क्लासेस को ख़त्म करना है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जा रही है उसको ऐड करना है, क्योंकि आप देखोगे एग्ज़ाम में उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टारगेट है 45 क्लासेस का और ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी हैं, तो इसी तरह चीज़ें कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखने की। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 30 क्लास में ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हर एक सेक्शन, चाहे आपका करंट हो, स्टैटिक हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको क्या करना है, ऐड करते हुए चलना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आज का है कि गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन जो है भारत के निम्न में से किन राज्यों में फैला है। तो यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत हम गोदावरी नदी के ट्रिब्यूटरी भी कर लेंगे। उसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसके राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और कहाँ से वो निकलती है और कहाँ पे वो गिरती है। तो पहला क्वेश्चन से गोदावरी नदी को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो गोदावरी नदी का एक मैप यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो मैप बना लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। और उसकी ट्रिब्यूटरी बहुत बार पूछता है, पूछ लेगा कि जो वर्धा है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या पूछ लेगा कि जो सावरी है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसके लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरी, राइट साइड देखो, लेफ्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके ही आपको चीज़ें लिखना है कि लेफ्ट में कौन से हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में दूधना से स्टार्ट होता है, हिंदी में लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। दूधना आप देखोगे, उसके बाद यहाँ पे वैनगंगा, ठीक है। वैनगंगा है, पूर्णा है, पूर्णा, फिर आपका पैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका इंद्रावती, इंद्रावती है, इसमें देखोगे आप। प्राणहिता देखोगे, प्राणहिता है, ठीक है, प्राणहिता। और उसके बाद आपका साबरी, साबरी, ठीक है, साबरी। ये आपका लेफ्ट वाले साइड से हैं। राइट वाले से इधर लिख देता हूँ, राइट वाले से कौन से, राइट वाले से ज़्यादा ही नहीं, राइट वाले से आपके एक तो आ जाएगा डरना, कहीं पे डरना भी देगा, कहीं पे धरना भी करके देगा वो। सेकंड चीज़ आपका मूला, 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 ठीक है। थर्ड आपका मंजीरा, ये राइट साइड से है मंजीरा। और फोर्थ आपका मनेर, ठीक है, मनेर। अब मैं मैप में यहाँ पे बता देता हूँ, सही चीज़ यहाँ पे सब आपको ये दिख जाएंगे। लेफ्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दूधना दिखा हुआ है, सेकंड पुन्ना आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये पैनगंगा हो गया, ये वर्धा हो गया, और इधर साइड आपको दिख रहा होगा वैनगंगा। फिर नीचे आपको दिख रहा होगा प्राणहिता, यहाँ पे देखो प्राणहिता। और आगे फिर इंद्रावती, फिर साबरी। और लास्ट वाला जो है क्लियर नहीं दिख रहा, उसको मैं एक बार देख लूँगा। लास्ट वाले में सिल सिलबेरी या करके है, थोड़ा लास्ट वाला को ध्यान देना अभी, ठीक है। लास्ट वाला फिलहाल इतने ही, ये वाला इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। राइट साइड से देखो, यहाँ पे धरना या धरना करके देगा, मूला हो गया। थर्ड आपका मनेरा हो गया, सॉरी थर्ड मंजीरा हो गया, फोर्थ आपका मनेरा हो गया। ये आपकी ट्रिब्यूटरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड और इम्पॉर्टेंट चीज, गोदावरी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी रिवर, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की, पॉइंट नोट कर लेना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी रिवर, ठीक है, बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। सेकंड चीज़, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट कौन कौन से स्टेट से होते हुए। पहली बात तो इसका उद्गम कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम होता है त्रिम्बक हिल्स, त्रिम्बक, त्रिम्बक हिल्स, त्रिम्बक पहाड़ी से, त्रिम्बक की पहाड़ी से निकलती है, जो पड़ता है कहाँ पे, नासिक में। और कहाँ पे, महाराष्ट्र, नासिक के महाराष्ट्र में ये पड़ता है। कौन कौन से स्टेट को कवर करता हुआ चलता है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है अब, ठीक है। स्टेट कौन कौन से कवर करेगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकलती है महाराष्ट्र। कर्नाटका वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत आएगा, कर्नाटक। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आएगा, तो उसके नीचे बिल्कुल वहाँ पे तेलंगाना। और ये मैप से स्टेट देख लेना, सब कनेक्ट है आपस में, ठीक है। तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाए, छत्तीसगढ़, उसके नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और फिर आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तो इन स्टेटों में ये फैली हुई है, यानी स्टेटों में ये दिखेंगी, या तो इसके इनके ट्रिब्यूटरी दिखेगी इस रिवर की, या ये रिवर दिखेगा आपको इतनी स्टेटों में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और यही क्वेश्चन में उन्होंने बोला, पूछा हुआ था कि गोदावरी नदी का बेसिन किन किन स्टेटों में है, तो यहाँ यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ठीक है, पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। इन्होंने बोला है कौन कौन से, देखो छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिखेगा, महाराष्ट्र दिखेगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। एक बार और रिवीजन करूँगा, एक तो ये सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में कौन सी आ जाएगी, लेफ्ट में आपका आएगा
धरना, धरना नीचे आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा दुधना, ठीक है, दूधना, एक दो बार लिखोगे तो हो जाएगा। दूधना हो गया, पूर्णा हो गया, पूर्णा हो गया, पैनगंगा हो गया, पैनगंगा हो गया, ठीक है, वैनगंगा हो गया, वैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा। उसके बाद प्राणहिता, प्राणहिता। उसके बाद आपका इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। उसके बाद साबरी, साबरी। ये आपकी लेफ्ट साइड वाली हो जाएगी तिब्बती। राइट में कौन कौन से, राइट में, राइट साइड, राइट साइड में आपका दूधना हो गया, और इसका दरना, दरना या धरना करके है, DH, धरना या दरना, कहीं पे दरना देगा, कहीं पे धरना देगा, राइट साइड में धरना हो गई। उसके बाद आपका मूला हो गया, मूला, मूला, MULA, मूला हो गई। तीसरे पे मंजीरा हो गया, राइट साइड में ना मंजीरा। उसके बाद आपका मनेर, मनेर हो गया। तो ये आपकी राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ये लेफ्ट होगी। सबसे बड़ी रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की। उसके बाद स्टेट छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। एक ही क्वेश्चन से आपने, एक ही क्वेश्चन से, या तो इस एक तो कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम पहाड़ी से, जो कहाँ पड़ता है, नासिक में, महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको वन स्थिति रिपोर्ट पता होना चाहिए कि वन स्थिति रिपोर्ट, देखो पहली बात तो वन स्थिति रिपोर्ट निकलती है, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट ये निकलती है, वन सेकेंड, डेट हम किसने निकाली, पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्री कौन थे, भूपेंद्र यादव उस टाइम पे, ठीक है, भूपेंद्र, पर्यावरण मंत्री थे भूपेंद्र यादव। और डेट है 13 जनवरी 2022 को रिपोर्ट आई थी। हर 2 साल में आती है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, किसने निकाली, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कब निकाली थी, रिपोर्ट आई थी ये 2021 वाली 13 जनवरी 2022 को, और हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपोर्ट एक होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये रिपोर्ट निकलता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग से। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका देहरादून में। कहाँ पड़ता है, देहरादून, जो कहाँ पड़ता है उसका, उत्तराखंड में, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कब निकाली थी रिपोर्ट, 13 जनवरी 2022, हर 2 साल में निकलती है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंदर में, जो पड़ता है देहरादून यानी उत्तराखंड में। सेकेंड चीज़, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भौगोलिक क्षेत्र कितना है पूरा। पहले तो आपको टोटल याद होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपका भौगोलिक एरिया हो जाएगा। उसमें आपका वनावरण, वनावरण और प्लस आपका वृक्षावरण, वृक्षावरण, टोटल मिला के 9 लाख के आसपास है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में, जो कि अगर परसेंटेज में देखें तो 24.62%, जिसमें आपका वनावरण है 21.71%, और बाकी आपका जो बच गया यहाँ पे 2.5191%, ये आपका क्या हो जाएगा, वृक्षावरण। टोटल ऐड करना 24.62%, यानी टोटल भौगोलिक क्षेत्र का वो आपका वनावरण और वृक्षावरण कनेक्ट कर रहा था। ये आपका रिपोर्ट थी, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के। अब तक हमने क्या करा, रिपोर्ट निकाली, पर्यावरण मंत्री उस टाइम पे थे भूपेंद्र यादव ने, 13 जनवरी 2022 को। हर 2 साल में रिपोर्ट निकलती है, और ये पर्यावरण सर्वेक्षण विभाग के अंडर में, जो कि देहरादून में है, जो पड़ता है उत्तराखंड स्टेट में। भौगोलिक क्षेत्रफल जो है पूरा टोटल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसका 24.242%, ये 62% था, जो कि पड़ता है 8,09,537। उसमें भी आपका 24.62 में भी वनावरण था 21.71%, और वृक्षावरण था 2.91%। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब यहाँ पे स्टेट की बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से वाले में, वन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, स्टेट वाइज बात करें तो पहले पे आता है, पहले पे आता है मध्य प्रदेश, 77,000 के आसपास। यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट वो डेटा नहीं लिखना, एग्जैक्ट डेटा आता नहीं, 77,000 के आसपास मध्य प्रदेश। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुण लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, जो पड़ता है 66 के। फिर आता है तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है 55 के आसपास, 55,000 वर्ग किलोमीटर में वन है। MP में और सबसे ज़्यादा 77 थी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर आता है उड़ीसा, चौथे नंबर पे उड़ीसा में 52 के 1000 है। उसके बाद महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, MSN महाराष्ट्र में जो है लगभग 50 के आसपास यहाँ पे है। तो स्टेट में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में था, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ है भौगोलिक क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखना है। भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब होता है ये स्टेट हो गया। भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब ये है कि आपका जैसे पूरा स्टेट है, उस स्टेट के कितने परसेंट भाग पे है, ये आपका भौगोलिक। तो स्टेट के हिसाब से जो ज़्यादा परसेंट पे उसमें आपका था मिज़ोरम। मिज़ोरम स्टेट के लगभग 84% भाग पे वनावरण और वृक्षावरण है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 79% भाग पे वनावरण वृक्षावरण है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मेघालय। मेघालय के 76% भाग पे है। और फोर्थ नंबर पे आता है मेघालय, मणिपुर के लगभग 74% भाग पे वनावरण वृक्षावरण। अब सबसे ज़्यादा वैसे लक्षद्वीप का है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। लक्षद्वीप का जितना भी एरिया है उसका 90% भाग पे आपको वन और वृक्षावरण मिलेंगे। तो ये एक तो स्टेट वाइज हो गया। सेकंड आपका भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, और उसमें भी आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर के अंदर मैंग्रोव वन आता है। मैंग्रोव वन में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये पूरा डेटा था आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, जो कि 2022 में आई। हर 2 साल में आती है। उसके बाद 23 वाला लगभग आपका 24 के लास्ट में आएगा। तो ये 24 में अगर आता है वन स्थिति रिपोर्ट, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो 2021 के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन सी स्टेट में ज़्यादा है और कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भी कहाँ पर ज़्यादा कवर करता है। निम्न में से उस प्रक्रिया की पहचान करिए जो रासायनिक अभिक्रिया शामिल है। 2 होते हैं, एक तो आपका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड आपका भौतिक अभिक्रिया। पहले तो इन दोनों को यहाँ पे क्लियर समझ लेते हैं कि दोनों में क्या है। एक एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे कागज़ है, ठीक है। एक बार उसको फाड़ना, कागज़ को फाड़ा, ठीक है। भौतिक में एक चीज़ याद रखना, बस भौतिक का डेफिनेशन याद कर लो और रासायनिक का उसका। भौतिक में यह है कि हमें प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण होता है। मतलब जिससे जो पहले वाला पदार्थ है वही मिल जाता है, रिएक्शन के बाद पुनर्निर्माण होता है। प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण होता है भौतिक में। ये बस ये ध्यान रखना कि जैसे कागज़ है, उसको फाड़ा तो उसके बाद ये वाली रिएक्शन हो गई फाड़ने वाली, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? कागज़। देखो एक कागज़ है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये कागज़ है, इसे फाड़ दिया दो पार्ट में फाड़ दिया, तो उसके बाद दोबारा ये क्या हो गया? दोबारा से कागज़ मिल जाएगा ना, दोबारा से, क्योंकि जोड़ेंगे तो दोबारा से कागज़ मिल जाएगा। मतलब वही चीज़ हमें मिल गई जो पहले थी फर्स्ट वाले में। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कागज़ है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम नीचे देखता हूँ, कागज़ है, कागज़ को हमने जलाया तो उससे क्या हो गया? राख। उससे क्या मिला? राख। तो पहला वाला नहीं मिला ना, कागज़ को जलाया तो राख से क्या फिर कागज़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो पहले वाले में कागज़ को फाड़ा तो 2 टुकड़े हुए, तो उससे दोबारा से कागज़ बन जाएगा जैसे पहले था। तो ये जिससे पहले वाला मिल जा रहा है वो हमारा भौतिक हो जाएगा, और जिससे नहीं मिल रहा वो हमारा रासायनिक हो जाएगा, क्योंकि राख से दोबारा कागज़ तो बनेगा नहीं, तो वो हमारा रासायनिक हो जाएगा। तो जिससे हमारा प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण होता है वो हमारा भौतिक अभिक्रिया, और जिससे नहीं होता है वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आता है। एग्जाम्पल दोनों मैंने बता दिया। कागज़ को एक बार फाड़ना तो 2 टुकड़े होंगे तो दोबारा से कागज़ बन जाएगा, लेकिन जब जलाएंगे तो राख, तो उससे कागज़ नहीं बनेगा। तो अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर तो सेकंड वाला हो जाएगा। ये हमारा भौतिक, ये हमारा क्या है? भौतिक के अंदर आएगा, भौतिक अभिक्रिया। ये नहीं है। देखो साबुन, हल्दी है, इसका कलर अभी क्या है? येलो। जब इसका रिएक्शन होगा किससे? साबुन से, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। अब हम इससे दोबारा से हम क्या येलो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। आम, जैसे आम है, ठीक है, कुछ रिएक्शन केमिकल आया, केमिकल होता ही है, इसके बाद वो क्या हो गया? पक गया। तो इससे क्या फिर से देखो, आम क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? कच्चा होगा, कुछ टाइम बाद रिएक्शन होगा तो पक जाएगा। पकने के बाद क्या उसे दोबारा से हम कच्चा कर सकते? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है? रासायनिक है, क्योंकि पहली वाली चीज़ नहीं मिल रही है दोनों में। डिटर्जेंट है, सेम चीज़, एग्जाम्पल फोर्थ वाला है, कपड़ा है,
डिटर्जेंट का यूज़ करके हमने इसे क्या किया, साफ़ किया, ठीक है। कपड़ा पहला क्या था, गंदा था। क्या दोबारा से इस प्रक्रिया साफ से क्या हम दोबारा से ऐसे गंदा पहले वाले की तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल सेम नहीं कर सकते हम। तो ये भी क्या है, हमारा रासायनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रासायनिक में वो है कि हमें पहला वाला पदार्थ नहीं मिलेगा और भौतिक वाले में हमारा मिल जाता है। फोर्थ वाले में क्या है, निम्न में से कौन सा भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से, तो ये तो डायरेक्ट करना है क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा, इसका रिव्यू, ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, जो रिपीट वाले होंगे अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिफ्थ वाला देखना, फिफ्थ है कि भारत में रेडियो प्रसारण यानी बम्बई रेडियो क्लब द्वारा कब शुरू किया। तो रेडियो प्रसारण वाला पहले हम देख लेते हैं, रेडियो प्रसारण का थोड़ा बहुत। 1923 में कौन सा वाला हुआ, बम्बई वाला। 1924 में कौन सा वाला आएगा, मद्रास रेडियो आ जाएगा। 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसकी स्थापना होती है कंपनी की, ठीक है। 1926, इसके 10 साल बाद 1936 में ये हमारा ऑल इंडिया रेडियो बन जाता है, ऑल इंडिया रेडियो बन जाता है, ये वाला ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। उसके बाद 1957 में आकाशवाणी आकाशवाणी बनता है और यहाँ पे हिंदी में भी स्टार्ट हो गया था, हिंदी में भी स्टार्ट हो गया था। तो 1957 में आकाशवाणी, अगर इससे आएगा थोड़ा बहुत ही पूछ लेगा। बम्बई वाला हुआ था 1923, मद्रास 24, 26 में बना था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और 36 में ये ऑल इंडिया रेडियो बन गया और 57 में आकाशवाणी की स्थापना होती है जो कि हिंदी में भी फिर स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हो गया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं और यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कौन सा वाला, इससे पहले हमने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का किया था, BPL यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन कितना था, 21% के आसपास। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा दादरा नागर हवेली, सबसे ज़्यादा में दादरा नागर हवेली में कितना था, 39%, चीज़ें बोल भी रहा हूँ मैं। और सबसे कम था अंडमान निकोबार में कितना, 1%, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये तो था यूनियन टेरिटरी में, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेट में था छत्तीसगढ़, कितना था इसका, 39%। सेकंड नंबर पे था झारखंड 36%। और सबसे कम स्टेट में सबसे कम था गोवा, कहाँ का, गोवा का कितना था, 5%। बिहार का कितना था, बिहार का 33%, नोट डाउन। उड़ीसा 32%, पॉइंट में नहीं बोलूँगा, पॉइंट क्या है, 16%। और हरियाणा 11% हरियाणा। केरला का 7% था और हिमाचल प्रदेश का कितना था, 8%। और 8% ही किसका था, पंजाब का भी था, लगभग 8% के आसपास, 8 पॉइंट कुछ परसेंट, सब में इसके बाद पॉइंट है। तो अप्रॉक्स में अगर जाएंगे तो 22 का 20, 21.2 का 22 कर देगा। तो अप्रॉक्स में एक एक ऐड करके दे देगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है। इसके बाद ये पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो उन्होंने बोला है कि सबसे कम, तो सबसे कम फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, केरला और हिमाचल प्रदेश में 7 और 8%। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। एक तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है क्योंकि सबसे कम इसका ही है जनसंख्या घनत्व, सबसे कम। और सेकंड आपका सबसे ज़्यादा बिहार का है, तो सबसे ज़्यादा बिहार का है। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया 1102, ठीक है, 1102। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 17 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में। अरुणाचल प्रदेश का 17 है, यूपी का भी कर लो, 824 है, यूपी का 824 और तमिलनाडु का 555, ठीक है, 555। सबसे ज़्यादा है बिहार का 1102। तो यहाँ से जनसंख्या घनत्व हो गया। अब यहाँ पे सेंसस 2011 भी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा था। सेंसस 2011 कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की। जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थी। थीम क्या थी, थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की थीम थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इतना नोट डाउन करना। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम जनसंख्या देखते हैं।
जनसंख्या में यूपी में सबसे ज़्यादा थी ऊपर की साइड, और सबसे कम कहाँ पे? सिक्किम। इसका साइन नीचे बना रहा हूँ मैं, जनसंख्या। यहाँ तक नोट डाउन कर लेना पॉइंट। साक्षरता, साक्षरता में केरला सबसे ज़्यादा था और बिहार की साक्षरता सबसे कम थी। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात में केरल की सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, और हरियाणा की सबसे कम थी, ठीक है। तो लिंग अनुपात हो गया, साक्षरता हो गया, जनघनत्व, जनघनत्व अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा बिहार की थी 1102, अभी नोट किया था हमने, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की 17, अरुणाचल प्रदेश की कितनी? 17। तो ये हमारा सेंसस 2011 से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे हमने जनगणना किया थोड़ा बहुत, इससे पहले और बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन कर चुके हैं, कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे करते हैं। आगे भी आएंगे 2011 सेंसस से, तो आगे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें टॉपिक क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, मानस ये सब क्या है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए मानस कहाँ पे है। मानस पड़ता है असम में, मानस असम। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, नोट कर लेना, आगे पूछ सकता है। कान्हा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और फोर्थ आता है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पड़ता है? सुंदरबन ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये सब क्या है? नेशनल पार्क है। तो यहाँ से हमने नोट कर डाउन कर लेना, मानस असम में, रणथंभौर राजस्थान, मध्य प्रदेश का कान्हा, और सुंदरबन कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। अगला बायो का क्वेश्चन है, तो बायो में इतना डिटेल में नहीं पता, बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना। 9th में यहाँ पे दिया है कि अधिकांश तारक केंद्रों में ट्रिपल सूक्ष्म नलिकाओं की एक डैश संरचना होती है जो युग्म में मौजूद होते हैं और दोहराव के बाद लंब कोणतः व्यवस्थित होते हैं। पहली बात तो तारक काई के बारे में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तारक काई इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। तारक काई, तारक काई की खोज किसने की थी? खोज की थी बो बेरी ने, ठीक है, 1888 में, 1888 में, ठीक है। ये ज़्यादातर पाया जाता है जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में मिलेगा। कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, जैसे ये कवक में भी है और मांस में भी है, शैवाल में भी ये मिलेगा, ठीक है। क्या? तारक काई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इसका डायग्राम देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा तारक काई बनता कैसा है, उसका संरचना। तो ये डायग्राम जब आप देखोगे तारक काई का, तो यह तो एक तो यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल सूक्ष्म ट्रिपल यहाँ पे रहेगा, और टोटल कितने हैं? ये 9 है। 1 एरा 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 यहाँ पे ट्रिपल वो मिलेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो इनका एंगल है ना, एक दूसरे से एंगल कौन से एंगल पे है? 90 डिग्री पे ये लंबवत हैं, एक दूसरे से लंबवत हैं, इसीलिए। और इसका जो अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। 9+0 अरेंजमेंट कहलाता है। तो इस टाइप से इसका डायग्राम है और सर्कुलर उसमें रहेगा, ठीक है। सर्कुलर इसका शेप आप कह सकते हो, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़ें, तो इस टाइप से। और यही क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में आएगी। तो वही इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा वाला है, तो 9+0 ये अरेंजमेंट आपका 9+0 कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल मैंने बता दिया था, ट्रिपल किस हिसाब से है और टोटल कितने वहाँ पे है, ठीक है। और दोहराव के बाद ये कौन सा एंगल पे है? 90 डिग्री पे रहते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा जानने की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम आता है तो याद रहेगा कि इस टाइप से डायग्राम होता है और ये बेलनाकार उनका आकार होता है। 9th वाला तो 10th वाला रिपीट नहीं होगा, तो इसको तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। 11th वाला देखो, 11th वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले भी करा चुका हूँ क्लास 1 में, इन्होंने बोला है और ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन रिपीट होंगे। गुरु केलुचरण महाराज, मैंने बोला था कि उड़ीसा में जितने भी हैं वो महापात्र वाले आएंगे, ठीक है। इसका ट्रिक क्या था? महापात्र वाले। उसमें महापात्र में कौन सा आएंगे? गुरु केलुचरण महापात्र, सेकंड सुजाता महापात्र और मोहन महापात्र, ठीक है। फोर्थ आपको माधवी मुदगल भी याद रखना था, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल भी याद रखना था। तो ये 4 हमें उड़ीसा से याद रखना। कथक से हमें बोला था कि महाराज वाले, महाराज में कौन से थे?
लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज और सूरत देव महाराज। और एक और याद रखना इसमें सबसे कम एज में शोभना नारायण। ठीक है, तो सेकंड हो गया, एक ही हो गया और एक हो गया। थर्ड हमने क्या किया था, थर्ड ऑलरेडी मैंने क्लास में रिपीट करवा दिया। थर्ड मैंने बताया था कुचिपुड़ी के भी करवा दिए। कुचिपुड़ी में मैंने कहा था रेड्डी वाले। एक तो पहले ये देखो, इनमें दो आएंगे, राधा रेड्डी और पद्मा रेड्डी। ठीक है, सेकंड चीज़ स्वप्ना सुंदरी और एक कहता है वेमपति, वेमपति चिन्ना सत्यम जो आया था यहाँ पे एग्ज़ाम में, वेमपति चिन्ना सत्यम। ठीक है, तो कुचिपुड़ी में भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करवा दिया था, बट यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, एक बार और रिवीजन कर लो। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से बहुत पूछे जाते हैं। टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती हो गई। वैजयंती माला, वैजयंती माला। थर्ड मैंने बोला था यहाँ पे एम के सरोजा, एम के सरोजा। फोर्थ यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। और फोर्थ रहता है सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मैक्सिमम टाइम ये रिपीट करोगे ना तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो कुछ कुछ याद हो जाएंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पे तो ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। गुरु केलीचरण महापात ओडिशा से था, तो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 12। हमें 2023 का नहीं करना, 2024 के मिल चुके हैं तो वो याद रखना, नोट करना। कौन से वाले? पद्मा अवार्ड। टोटल कितने लोगों को मिले हैं 2024 में? वो मिले हैं 2024 में मिले 130। अच्छा, 2024 में मैंने बोल दिया था ना गणतंत्र दिवस में कौन आया था? फ्रांस के एमोनल फ्रांस के पीएम आए थे। उसके बाद इसमें गुजरात टॉप पहले नंबर पे था, आंध्र प्रदेश, फिर यूपी था। उसके बाद ये 15वीं 75वीं थी। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी मैंने करवा दिया था जो 26 जनवरी वाला था। टोटल यहाँ पे 132 पद्म अवार्ड मिले। अब इसमें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण हो गया, कितने मिले हैं? पद्म भूषण कितने मिले हैं? और पद्मश्री वाले कितने मिले हैं? ठीक है, पद्म विभूषण मिले 5 लोगों को और पद्म भूषण मिले 18 लोगों को। करंट का क्वेश्चन और रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पद्मश्री मिले 110 लोगों को। टोटल कितने लोगों को मिले हैं? 132 लोगों को इस बार अवार्ड। हमें यहाँ पे करना है पद्म विभूषण वाले जो 5 लोग हैं। ठीक है, पद्म विभूषण के 5 लोग कौन कौन से हैं? 5 में से 5 लोग, 5 में से 3 जो हैं वो कला से रिलेटेड है, कला कला और कला। और 2 जो है वो सामाजिक कार्य से रिलेटेड है, सामाजिक कार्य से। ठीक है, उन तीनों में पहला है पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, नोट कर लेना। सेकंड का नाम थोड़ा याद रखना, बट चिरंजीवी करके याद हो जाएगा, चिरंजीवी जल्दी याद हो जाएगा। तो चिरंजीवी करके जल्दी अगर याद होता है तो चिरंजीवी कर लेना। ठीक है, और थर्ड अगर याद नहीं होता तो विजया माला करके थर्ड का याद कर लेना। कोनी देना, स्टार्टिंग नाम मत करना, कोनी देना चिरंजीवी। और थर्ड वाला विजया मालावाती करके है, मालावाती, विजया मालावाती। सामाजिक में वेंकैया नायडू जी को मिला है। और बंदेश्वर पाठक, किसे? बंदेश्वर पाठक। तो पद्म विभूषण इस बार 2024 में 5 लोगों को मिला। 5 के 5 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और 5 को याद करना है। तो ये 2023 वाला तो अब आएगा नहीं, तो 2024 वाला नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रिट, कितने रिट हैं? टोटल 5 रिट हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 किससे? सुप्रीम कोर्ट। और 226 किससे? हाई कोर्ट। तो 2 आर्टिकल यहाँ से कवर हो जाएंगे। 2 आर्टिकल हो गए, कितने रिट है? 5 रिट है। 1 2 3 4 यहाँ पे 5वां कौन सा? अधिकार परीक्षा।
अधिकार प्रच्छा, 5वां रीट हो जाएगा अधिकार प्रच्छा। तो 4 रीट हो गया, 5वां रीट हो गया अधिकार प्रच्छा। अब इनको समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पाँचों के पाँचों रीट को। 1 सेकेंड, इसको एक ट्रिक से अभी तो इतना डिटेल में नहीं समझा, बाकी डिटेल में आगे आएगा तो और ज़्यादा कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऊ से आएगा, यानी ऊ यानी ऊपर भेजना है। यहाँ पे केस को आप कह सकते हो ट्रांसफ़र करने को कहा जाता है। केस ट्रांसफ़र कौन कहता है? अपर लोअर कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट क्या करे, जो केस अगर पेंडिंग रहता है काफ़ी टाइम बाद उसका डिसीजन नहीं आता, तो अपर कोर्ट बोलता है कि लोअर कोर्ट को कि ये जो केस है उसको क्या करें, ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो जो केस अगर पेंडिंग रहता है काफ़ी टाइम बाद, तो लोअर कोर्ट वो क्या करता है, केस को अपर कोर्ट को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ये हमारा उत्प्रेक्षण में, उत्प्रेक्षण मतलब ऊपर, ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये ट्रिक से ऊपर वाले से उससे याद रखना। तो यहाँ पे पेंडिंग काफ़ी टाइम से उसका डिसीजन नहीं आता, तो यहाँ पे सेकंड अब याद करना है बंदी प्रशिक्षण। बंदी से यहाँ पे सिंपल सा है कि बंदी प्रशिक्षण में यह है कि यहाँ पे आदेश दिया जाता है कि जो जिसको अगर गिरफ्तार किया तो उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के सामने पेश करने को, कोर्ट के सामने पेश, इस टाइप से चीज़ें याद रखना ताकि चीज़ें वो, ठीक है। ये वाला बस इतना शॉर्ट में याद रखना अभी फ़िलहाल। परमादेश का मतलब होता है आदेश क्या करने के लिए, कर्तव्यों का सही तरह से पालन, कर्तव्यों का सही तरह से पालन करने के लिए ये रहता है। इसको डिटेल में और अच्छे से बाद में करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। निषेध का मतलब ये रहता है कि अगर इसमें सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निषेध को मैं इधर करता हूँ, अभी दोबारा रिवीजन करवा देंगे। निषेध का यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देता है। किसको? निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि जो अधिकार में नहीं है, अधिकार से बाहर है जो केस, उस पर डिसीजन ना दें, उस पर निर्णय ना लें, ये बोला जाता है। ये इसमें निषेध में मतलब मना करता है। और फोर्थ वाला है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब है कि अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा का एक एग्जाम्पल यह है कि अगर अधिकार प्रक्षा मतलब अगर अधिकार से हटकर कोई काम कर रहा है, तो अधिकार से हटकर काम करने वाला, काम करने वाला। फॉर एग्जाम्पल अधिकार परीक्षा का एग्जाम्पल ये है आपका, जैसे कोई एग्जाम्पल जैसे क्या आपका पेपर लीक वाला क्या ले लेते हैं, पेपर लीक, जैसे स्टेनो का अगर कोई चीज़ लेते हैं, अगर स्टेनो की जॉब चाहिए तो सिंपल सी बात है शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। पता चला कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी उस जॉब में है लेकिन उसका शॉर्ट हैंड 0 है, तो आपके पास अधिकार की एक टाइप से पूछ सकते हो कि हाँ भाई ये पोस्ट पे, ये पोस्ट के लिए नहीं था, वो इस पोस्ट के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस पोस्ट पे काम कर रहा है, यानी ये उसका अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आप इस ये वाला रिट लगा सकते हो। कौन सा वाला? अधिकार परीक्षा वाला। यहाँ पे अधिकार परीक्षा वाला रिट लग जाएगा। अब इनको एक शॉर्ट में थोड़ा, अभी यहाँ पे ये है कि अभी डिटेल में नहीं करना, डिटेल में बाद में एग्जाम्पल के थोड़ा और अच्छे से कराऊंगा। अभी कम टाइम है तो कम टाइम में थोड़े ज़्यादा करना। शॉर्ट में यह करना, वो में मतलब ऊपर यानी लोअर, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देगा कि जो भी केस पेंडिंग है उसको ट्रांसफ़र कर दें, तो क्योंकि उसका काफ़ी टाइम से अगर डिसीजन नहीं आ रहा है तो। बंदी प्रतीक्षण में आदेश दिया, ये इसमें ये बोला जाएगा कि जो व्यक्ति है उसको 24 घंटे के आगे सामने जो है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना है, ताकि जो सफाई में अगर कुछ कहना चाहता है या फिर क्यों उसे बंद किया गया है वो रीज़न जानने के लिए। परमादेश में आदेश दिया जाता है कि कर्तव्यों का सही तरह से पालन करे जो जिम, ठीक। निषेध का मतलब यह है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि जो भी अधिकार में नहीं आता है, जिसका निर्णय उस पर निर्णय नहीं है, यानी जो वाला केस आपके अधिकार से बाहर है उस पर निर्णय ना ले, ये निषेध में बोलेगा। और अधिकार परीक्षा में ये है कि जिस अधिकार से हटकर, यानी जिसका अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, तो वो अधिकार परीक्षा के अंदर आ जाएगा। थोड़ा और बेहतर डिटेल से हम करेंगे इसमें जब नेक्स्ट टाइम ये फिर से आएगा, तो एग्जाम्पल वहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इतना थोड़ा शॉर्ट में ये चीज़ कर लेना, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आता कोई पॉइंट क्लियर तो फिर भी उस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यूईएफए हम करेंगे 2020 वाला तो नहीं, अब 2024 वाला होने वाला है,
तो 24 वाला ये होगा 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। 14 जून से 14 जुलाई तक ये चलेगा। और इस बार जो होस्ट कर रहा है यूईएफए को, वो कर रहा है जर्मनी। जर्मनी होस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी इसकी 3 बार चैंपियन रह चुकी है। 3 बार ही चैंपियन रह चुके हैं। और इससे पहले इसने होस्ट किया था फीफा को, कब किया था? 2006 में। ठीक है, तो होस्ट कौन कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। और यूएफए ये होगा 14 जून से 14 जुलाई तक रहेगा। 14 जून से 14 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूईएफए के फुल फॉर्म क्या होता है? यूईएफए इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन यूनियन ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन स्पेलिंग सही से देख लें, यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशंस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, लिख लेना है। ठीक है, यू से यूनियन हो गया और यूरोपियन हो गया, फुटबॉल हो गया, और ऐसे एसोसिएशन हो गया। भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल जियोलॉजी का प्रतिपादन विलियम हॉपकिंस। डायरेक्ट याद कर लेना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल वाला 16 वाला में अंडर वाटर ट्रेन, ये पहली बार चली थी तो ये कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, ये जो ट्रेन है किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट मेट्रो को जोड़ेगा, ईस्ट टू वेस्ट मेट्रो को जोड़ेगा। 32 मीटर गहराई में है ये, 32 मीटर गहराई में चलेगी। ठीक है, वाटर प्रूफ रहेगा 32 मीटर गहराई में। सेकेंड चीज़, ये रिवर कौन सी है? हुगली रिवर, हुगली नदी। कौन सी रिवर है? हुगली नदी। अभी फ़िलहाल इतने करेंगे, आगे आएगा तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, 6 मार्च शायद इसका है कि उद्घाटन डेट 6 मार्च को हुआ था। इसको एक बार एग्जैक्टली देख लेना उद्घाटन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 से हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे कि बाकी रिवर के भी हमें नाम हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो चिनाब का तो क्या चिनाब, रावी का क्या है? पनुशनी। रावी का पुराना नाम क्या था? परुशणी। झेलम का क्या है? वितस्ता। हाइडेस पीस का वितस्ता, 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 वितस्ता हो जाएगा। व्यास का विपाशा हो जाएगा, विपाशा, विपाशा। और चिनाब का तो पता ही है, अस्कनी, अश्कनी। और यहाँ पे गंडक का भी याद रखना। गंडक का पुराना नाम क्या था? सदानेरा हो सकता है, वो भी पूछ ले, सदानेरा। गग्गर का भी याद रख लेना, गग्गर का क्या हो जाएगा? दृष्टति, दृष्टति। और बाकी के नाम ऐसे हैं कि जो कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें सतलज का सतुद्दी हो जाएगा, तो वो तो कनेक्ट हो जाएगा। तो बाकी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो कोई और रिवर का नाम पूछ ले। रावी का परुशनी, झेलम का वितस्ता, व्यास का विपाशा, चिनाब का अश्कनी, गंडक का सदानेरा और घग्गर का दृष्टति। तो इसका तो आपका 4th वाला हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने क्वेश्चंस करा दिया, ये भी रिपीट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पे पहली बात तो थोड़ा सा हम जो चीज़ें मैंने कराई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसे एक तो ये सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। ठीक है, पहला पॉइंट। हड़प्पा की खोज याद रखना 1921 में, दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान की सिंध प्रांत में, पाकिस्तान की सिंध प्रांत में। ठीक है, सेकंड है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसकी स्थापना होती है 1922 में। कौन करता है? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। पॉइंट नोट कर लेना। कौन से रिवर के नीचे किनारे है? सिंधु नदी, सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी कहाँ पे पड़ता है? ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या मिला था? यहाँ से मिला था स्नानागार, जो आ चुका है। अन्नागार, नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा अन्नागार। तीसरा, कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। ये भी कहाँ से मिली है? यहीं से मिली। कौन सी? हड़प्पा से। तो तीनों को नोट डाउन कर लेना। नगरीय सभ्यता थी, और ये हड़प्पा क्या? मोहनजोदड़ो का ये। और इम्पोर्टेंट चीज़ कालीबंगा कर लेते हैं। कालीबंगा कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। घग्गर ये कहाँ पड़ता है?
ये राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली हुई थी, ठीक है। क्या मिली यहाँ से? काली चूड़ियाँ। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में, गुजरात के कौन सा ज़िला? कच्छ ज़िला में, कच्छ ज़िला में। ये क्या है? बंदरगाह है। पहले तो ये क्या है? एक पोर्ट है, बंदरगाह। और यहाँ से इसके दरवाजे, ध्यान रखना कि लोथल के जो दरवाजे हैं वो बाहर की ओर खुलते हैं। कहाँ की ओर? बाहर की ओर खुलते हैं, ठीक है, बाहर की ओर खुलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट होता है। धोलावीरा, ये तीनों के हो गया। अब धोलावीरा करते हैं। धोलावीरा कराएंगे ना। धोलावीरा पड़ता है लूनी नदी के किनारे। कौन सी रिवर पे? लूनी रिवर पे धोलावीरा। ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात के, गुजरात में कहाँ पे? अहमदाबाद ज़िले में। कहाँ पे? अहमदाबाद ज़िले में। इतना पॉइंट हो गया। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूँ और जौ, इनका फसल गेहूँ और जौ, मिठास के लिए शहद का यूज़ करते थे। मोहर पर क्या लगा हुआ था? एक श्रृंगी पशु। मोहर पर एक श्रृंगी पशु का चित्र था, एक श्रृंगी पशु की, ठीक है। उसके बाद पशुपति, कुब्बड़ वाला सांड इनका प्रिय पशु था। पशुपति की पूजा, कुब्बड़ वाला सांड इनका प्रिय पशु था। क्या था ये? प्रिय पशु, कुब्बड़ वाला सांड। स्वास्तिक चिन्ह आया था यहाँ पे, स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह था, ठीक है। और क्या था? और स्वास्तिक चिन्ह था। और ये ग्रीड पद्धति, घड़ों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी इन्होंने? ग्रीड की पद्धति। कौन सी लिपि थी इनकी? भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी वाली लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। और जो तबाही था उसका रीज़न क्या था? बाढ़, बाढ़ ही था, ठीक है, बाढ़ आने पे। तो इतना हमने क्वेश्चन नंबर 18 से कर लिया, तो नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको डायरेक्ट है, ये तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो एलिमिनेट करने पड़ते हैं वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टेबल टेनिस, जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है, टेबल टेनिस, ठीक है। यही है ना, एक इधर एक इधर। तो ये जब चल रहा होता कंटिन्यू होगा उसे कहते हैं रेली, रेली। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुका हुआ है, वैसे भी ये एलिमिनेट होगा, यहाँ पे चलेगा नहीं। और लेट में भी क्या होता है? देरी, ये भी नहीं आएगा। पॉइंट में मतलब वो चीज़ हो चुका है, वो चल नहीं रहा है अभी, पॉइंट हुआ नहीं है, वो चल रहा है पॉइंट के लिए, तो रेली उसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। बाकी स्पोर्ट्स के कुछ टर्मोलॉजी अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसी वाले में और भी आए हुए हैं, तो वो तो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हम कर चुके हैं। चेम्बेटी श्रद्धालु नायडू, नायडू ये वेद समाज से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन। वेद समाज की स्थापना होती है 1867 में। मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, किसने किया था? आचार्य केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी, आचार्य केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। परमहंस मंडी की 1840 में किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख। किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख। ये थोड़ा नया है तो उसको नोट डाउन करना है, गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज की 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय, करा चुका हूँ, राजा राम मोहन राय, ठीक है। आर्य समाज 1875 किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं हो चुका है। तो आज यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो इतनी चीज़ें जितनी भी बताई गई उसको नोट डाउन करना, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि आपका बाकी रिपीट होते रहेंगे चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर इसके नोट्स प्रॉपर बना लेना, कोई डाउट होगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी यह है कि एक दिन के गैप में दिया जा रहा है, क्योंकि एक वो जो एक दिन गैप दिया जाए उसमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है इन चीज़ों को, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में 21 से करेंगे, शायद नेक्स्ट पार्ट में इसे ख़त्म करा लूँगा थोड़ा। और यहाँ पे मैंने टाइमिंग बढ़ाया है, 45 मिनट्स ये क्लास चली है। नेक्स्ट वाली भी शायद अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम टाइम को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा काम बढ़ता रहेगा, ताकि आपका 30 क्लास के आसपास जो है, अगर 15-20 क्लास भी मैं मानता हूँ कि कंटिन्यू कर लिया तो 15-20 क्लास में मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे। करंट पे हमने जैसे आज किया था पद्म विभूषण, जैसे हमने किया था UEFA वाला जो आपका होगा 2024 में, कहाँ पे होगा। उसके बाद करंट के भी टॉपिक धीरे धीरे होते जाएंगे, ठीक है। तो बाकी मैं करंट का भी मंथली जो है स्टार्ट कर दूंगा, करंट को भी धीरे धीरे साइड में। तो बाकी करंट ही थोड़ा रह जा रहा है, वो कुछ टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया, जो नहीं होगा उसको हम वहाँ पे कर लेंगे। बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर आपका
फिफ्थ में, नेक्स्ट वाले में, इससे आगे।